बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स का तीसरा सेक्शन सी सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन सी बाकी तमाम उसूल व ज़वाबित और तमाम डिसिप्लिनरी प्रिकॉशंस मैं पहले बता चुका हूं आप सबको, और उन पर आपने अमल करना है। बाकायदगी से क्लास लेनी है। जो लोग रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते किसी मजबूरी की वजह से, तो वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। और ये हमारा 3 मंथ्स का कोर्स है, लेकिन ये 3 मंथ्स से ज़्यादा आगे जाएगा। फी आपको 3 मंथ्स की ही पे करनी है। मंथ वाइज फी पे कर दीजिएगा बराए मेहरबानी, कहना ना पड़े, क्योंकि बार बार कहने से मुझे भी शर्मिंदगी होती है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो हस्बे वादा हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं ABCD से स्टार्ट करूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम स्टार्ट लेंगे वर्ड क्लासेस से। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना होगा वो आप चैट में टाइप कर देंगे, मैं पढ़ के आपको जवाब दे दूंगा। इसके अलावा हफ्ता 10 दिन में एक क्लास ऐसी हुआ करेगी जो लाइव होगी, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होगी। उसमें आप वीडियो कॉल पर सामने आएंगे और सामने आकर जो सवाल करना है, जो बहस करनी है, आपको पूरी इजाजत होगी। उसमें आप ऑडियो वीडियो पर आप क्वेश्चन करेंगे, वो एक अलग सेशन होगा इसी में। यानी थोड़ा सा हम पढ़ लें, इसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन का क्लास रखेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर की। वर्ड क्लासेस किसे कहते हैं? तो आमतौर पर जिसे हमारे यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, अब दुनिया भर में इसे वर्ड क्लासेस कहते हैं, बिकॉज वर्ड क्लासेस आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। ये वर्ड क्लासेस कितनी होती हैं, इस पर खुद नेटिव इंग्लिश के यहाँ बहस है, लेकिन वो बहस ऐसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाएं। नॉर्मली, यूजुअली जो नेटिव इंग्लिश राइटर्स हैं वो बताते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच या देयर आर 8 वर्ड क्लासेस। वो कौन कौन सी हैं पहले बता दूं मैं आप। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and interjection. In the first stage, we will define all these classes, and after defining all these classes once, then we go over to the types of each and every class in detail. पहले हम हर टाइप को डिफाइन करेंगे, हर 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 वर्ड क्लास को डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। फिर हम हर वर्ड क्लासेस की टाइप्स, उसके केसेस, उसकी फॉर्मेशंस, जो कुछ भी उसकी डिटेल में है वो अच्छी तरह से डिटेल में करेंगे। ठीक है? अच्छा जी। तो सबसे पहले तो हम वर्ड क्लासेस की बात कर लें कि वर्ड क्लासेस ये 8 है। Some of the native English writers too say that there are 9 parts of speech or 9 word classes. And the 9th one is article. There are
ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही है, और ये भी सही है। मेजॉरिटी ऑफ द नेटिव इंग्लिश राइटर्स 8 वर्ड क्लासेस को मानते हैं, जबकि बहुत कम राइटर्स हैं जो इंग्लिश राइटर्स हैं लेकिन वो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को या 9 वर्ड क्लासेस को मानते हैं। अब हम तो हो जाएंगे कंफ्यूज। तो मैं हमेशा स्टूडेंट से ही कहता हूं कि भाई देखो, हर जगह तुम्हें ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि तुम किसको फॉलो करो। तो देखो, किसी एक को फॉलो कर लो और उसको फॉलो करते चले जाओ एंड तक, कंफ्यूज होने के बजाय। ठीक है ना? तो हम उन मेजॉरिटी राइटर्स को फॉलो करेंगे जो 8 वर्ड क्लासेस को लेकर चलते हैं। आर्टिकल को हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि जो 9th पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं इसे वो क्यों कहते हैं और हम क्यों नहीं कहते। यानी इंग्लिश ग्रामर में फिरकाबंदी हो गई, 2 फिरकों में डिवाइड हो गए। एक फिरका कहता है कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और दूसरा फिरका कहता है कि 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो आप एक फिरके को लेकर चले, उसी को माने, उसी पर चले, दूसरे को छेड़े मत, अपने को छोड़ो मत। इस उसूल पर कारबंद रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहीं उलझ जाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे मैं मिसाल देता हूं अक्सर स्टूडेंट्स को कि हमारे यहाँ मुसलमानों में कई फिरके हैं। अब कोई फिरका कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन बुनियादी मामलात में सब मुत्तहिद हैं, सब के सब एक ही राय रखते हैं। छोटे मोटे मामूली मामलात में फर्क नजर आता है। तो अब हम क्या करें, किसकी माने? तो बेटा, जिसकी भी माने किसी एक की माने और आखिर तक उसी की मानते चले जाएं। दूसरे को गलत ना कहें और अपने वाले पर शक ना करें, तो आप आगे बढ़ेंगे। वरना वहीं अटके रहेंगे, वहीं उलझते रहेंगे। ये मैंने मिसाल दी है, इसको कोई मजहबी रंग मत दे देना मेरी बात को, एक मिसाल दी है। तो इसी तरह से यहां पर इंग्लिश ग्रामर में भी 2 शरीयतें हैं। एक शरीयत के मुताबिक देयर आर 8 वर्ड क्लासेस, दूसरी शरीयत के मुताबिक देयर आर 9 वर्ड्स ऑफ वर्ड क्लासेस। So you have to follow any one and keep on following it until the end. So we will follow these 8 word classes. Done? Decided. Now we will go ahead. इनका सीक्वेंस जरा गौर से देख लें। सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है। फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। अक्सर मैं देखता हूं यूट्यूब पर भी बड़े बड़े चैंपियंस आकर पढ़ा रहे होते हैं और मैं देख रहा होता हूँ कि वो सीक्वेंस का ख्याल नहीं करते। वो वर्ड क्लासेस की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, एडवर्ब। अरे भाई, क्या हो गया? खिचड़ी पका दी। इसका मतलब, अगर उन्हें सीक्वेंस नहीं पता तो इसका मतलब वर्ड क्लासेस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी वो नहीं जानते। दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेटिव ग्रामेरियंस in this way. This whole group is called the noun group because all these 3 things are relevant to each other. Noun, pronoun. Pronoun means in place of a noun. An adjective means which defines a noun. तो तीनों एक ही ग्रुप के हुए। Similarly, verb and adverb, ये verb group कहलाता है। और जब हम इसे verb group कहते हैं तो इसका मतलब verb, एडवर्ब क्या होगा? विच डिफाइंस अ वर्ब। सेम ग्रुप है। अब रहेगा ये 3। ये 3 अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में एक खास बात है। दे आर कॉल्ड दी एम्प्टी वर्ड्स। दीज आर एम्प्टी वर्ड्स। अब एम्प्टी वर्ड्स किस बुनियाद पर कह रहे हैं?
मैं डिटेल में बताऊंगा आगे चलकर, फिलहाल इतना बता दूं, एम्प्टी वर्ड्स इसलिए कह रहे हैं कि इनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता, जब ये सेंटेंस में यूज हो जाएं तो मीनिंगफुल हो जाते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशंस में ले लीजिए ऑन। अब ऑन का मतलब मैं आपसे अगर पूछूं, मुझे चैट में बताइए ऑन का क्या मतलब है भाई, जल्दी से बताइए टाइप करके चैट में। पर, पहला जवाब आया है पर, मैं देख रहा हूं चैट को। दूसरा जवाब आया है ऊपर, तीसरा भी पर। वेरी गुड। चलें, आ गया जवाब। यानी प्रपोजिशन की आप ट्रांसलेशन करते हैं। अब मैं सेंटेंस अगर कहूं व्हाट इज गोइंग ऑन, अब मुझे बताइए तर्जुमा, क्या जा रहा है ऊपर, ऊपर क्या जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है भाई, है ना। बल्कि व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। भाई इसमें फिर ऑन की ट्रांसलेशन क्या हुई, तो आप कहेंगे सर ऑन की अपनी तो कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। ऑन ने गोइंग के मीनिंग्स को मॉडिफाई किया है। अगर मैं कहूं कम ऑन, तो इट मीन्स ऊपर आ जाओ, तो ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है ना। लुक आफ्टर, बाद में देखो, ऐसा तो नहीं। तो prepositions are empty words. When they are used in a sentence, they create different meanings and sense. Alone, they have no meaning at all. इसके कोई हतमी मानी नहीं बता सकते आप, फाइनल फुल एंड फाइनल मीनिंग नहीं बता सकते कि इसके यही मीनिंग है। वो तो सेंटेंस में जाने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना। तो ये है। सिमिलरली द कंजंक्शंस, अब कंजंक्शंस को अगर आप देखें तो कंजंक्शंस भी एम्प्टी वर्ड्स हैं। जब ये इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में तब मीनिंग का पता चलता है। जैसे अगर मैं कहूं कि ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट, nor I can answer your grace as yet. But if you will give me but 3 weeks space, I will do my endeavor to answer your grace. अब देखिए, ये एक पोम आपने पढ़ी होगी इंटर में, द एबट ऑफ कैंटरबरी। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इंटरनेट में पढ़ सकते हैं, सेम वर्ड्स हैं। द एबट ऑफ कैंटरबरी, उसमें ये स्टेंजा यूज हुआ है। और देखिए मीनिंग, ओ दीज आर हार्ड क्वेश्चंस फॉर माय शैलो विट। ओहो, ये तो बड़े मुश्किल सवालात हैं मेरी कमजोर अकल के लिए। Nor I can answer your grace as yet, ना ही मैं जवाब दे सकता हूं your grace को, माँ बदौलत को, as yet, अभी के अभी। बट, लेकिन, इस वाले बट का क्या मतलब, लेकिन इफ यू विल गिव मी, लेकिन अगर आप मुझे देंगे बट 3 weeks स्पेस, स्पेस का यहां मतलब है टाइम, 3 हफ्तों का टाइम। लेकिन ये बट क्यों इस्तेमाल हुआ, इस वाले बट का मतलब है ओनली।
ओनली 3 weeks स्पेस, सिर्फ 3 हफ्तों की मोहलत। आई विल डू माई एंडेवर टू आंसर योर ग्रेस, मैं अपनी सी कोशिश करूंगा माँ बदौलत को जवाब देने की, ठीक है ना। बट का मतलब ओनली। एक और एग्जांपल देता हूं, इसी पोम में से है। एबट ऑफ कैंटरबरी कहता है, सैड न्यूज, सैड न्यूज, शेपर्ड आई मस्ट गिव, that I have but 3 days more to live। अब पढ़िएगा, अब तो आप भी पहचान जाएंगे मीनिंग। सैड न्यूज शैपर्ड आई मस्ट गिव, कि बड़ी अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसोस की खबर है चरवाहे, मैं तुझे बताता हूँ। दैट आई हैव बट 3 days मोर टू लिव, कि मेरे पास तो सिर्फ 3 दिन और बचे हैं जिंदगी के। यहाँ बट का मतलब ना लेकिन है ना मगर है, क्या मतलब है? ओनली, सिर्फ। बट 3 days, सिर्फ 3 दिन। हैरान हो गए होंगे आप, मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। या लिटरेचर में द काउंट्स रिवेंज एक प्ले पढ़ाया जाता था इंटरमीडिएट में, द काउंट्स रिवेंज, जिसमें एक डायलॉग है, आई कॉल्ड हियर बट फॉर अ मोमेंट टू पे माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आई कॉल्ड हेयर, बेटे कॉल का मतलब आना भी होता है, आई केम हेयर, ठीक है। अब इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, कॉल का मतलब केम कैसे है, ठीक है। तो अब हाँ जी। आई कॉल्ड हेयर, मैं यहां आया था, बट फॉर अ मोमेंट, सिर्फ एक लम्हे के लिए, ओनली फॉर अ मोमेंट, ठीक है। बट फॉर अ मोमेंट नहीं है, बल्कि वहां लिखा है फॉर बट अ मोमेंट, हाँ यूं लिखा है, मुझे याद आ गया। अब चेक कीजिएगा, द काउंट्स रिवेंज में J.H. वॉश का प्ले है, आई कॉल्ड हियर फॉर अ मोमेंट, मैं यहाँ एक लम्हे के लिए आया था। अब ये जो बट बीच में लग गया, आई कॉल्ड हियर फॉर बट अ मोमेंट, मैं तो यहाँ आया था फॉर ओनली अ मोमेंट, सिर्फ एक लम्हे के लिए। अब मुझे बताइए बट के क्या मीनिंग है? ओनली। दो मीनिंग हो गए बट के, एक हो गए लेकिन मगर, और दूसरे हो गए क्या? दूसरे मीनिंग हो गए ओनली, सिर्फ। हाँ, अब यहां कह रहे हैं एंड अगर सेंटेंस में हो और अगर ना हो फिर भी हाँ एंड का तो एक ही मतलब होता है, अब वो भी सुन लीजिए। अब मोंटी क्रिस्टो पूछता है, मैं तो बुक से प्रूफ देता हूं भाई, मोंटी क्रिस्टो पूछता है एंड डायलॉग शुरू हो रहा है, एंड व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर। तो क्या यहाँ एंड का मतलब और है? जी नहीं, जब हम कोई बात शुरू करते हैं एंड से, तो वहां एंड का मतलब होता है वेल, वेल व्हाट इज योर प्लान फॉर द फ्यूचर। यहाँ एंड का मतलब है अच्छा तुम्हारा मंसूबा क्या है मुस्तकबिल के बारे में, तो एंड की तो मीनिंग ही चेंज हो गए, ठीक है। तो ये किसने कह दिया कि एंड का मतलब सिर्फ और होता है, ठीक। और सर यहाँ ओनली क्यों नहीं यूज किया, उसकी वजह है बेटा, पोइट्री है ना, पोइट्री में ओनली में 2 सिलेबल होते हैं, बट में 1 सिलेबल होता है, तो उन्हें 1 सिलेबल चाहिए था, ठीक है ना, इसलिए।
और यहाँ पर बट क्यों यूज किया है, ओनली क्यों नहीं यूज किया? तो लिटरेचर है, लिटरेचर के अंदर दायरे के राइटर पे डिपेंड करता है, वो अपनी लिटरेरी एबिलिटीज शो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करे। ठीक है ना, इसमें कोई वो मुजायका नहीं है। अब देखिए, इसी तरह से बट के एक और मीनिंग देखिएगा, बट के एक और मीनिंग बता रहा हूं, और ये आप सबको आता होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह। कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। तो बेटा यहां पर बट के क्या मीनिंग है? यहाँ बट के मीनिंग मगर नहीं है, सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ बट के मीनिंग है सिवाय, एक्सेप्ट। ठीक है, तो उसी बट के तीन मीनिंग हो गए। ठीक है ना, बट मीन्स लेकिन, मगर, बट मीन्स सिर्फ, ओनली, बट मीन्स सिवाय, एक्सेप्ट। जहां ये कहा जाता है कि आई नेवर स्पेंड एनीथिंग बट व्हाट इज माई ओन, मैं कुछ खर्च करता ही नहीं कभी सिवाय उसके जो मेरा अपना हो। बट व्हाट इज माई ओन, तो यहां बट का मतलब है एक्सेप्ट। ही डिड नथिंग बट, उसने कुछ नहीं किया सिवाय। तो अब देखिए आ गया ना, बट सिवाय एक्सेप्ट, तो तीसरे मीनिंग आ गए। तो बेटा कंजंक्शंस भी अगर आप गौर करें तो बाज औकात, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम, जनरली कंजंक्शंस भी क्या होते हैं? एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। ठीक, सिमिलरली इंटरजेक्शंस भी एम्प्टी वर्ड्स होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं हुर्रा, अलास, वाव। अब देखो इन अल्फाज, पुह, ये पुह नहीं है, ये POOH पूह नहीं है भाई। पूह तो कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। ये ऐसे है जैसे किसी का मजाक उड़ाने के लिए आप हंसते हैं, इस तरह से हंसते हैं, तो ये मुंह फुला के हवा निकालते हैं, इस तरह से हंसने को कहते हैं। ये आवाज है। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या करोगे? वाव की ट्रांसलेशन क्या करोगे? हुर्रा की ट्रांसलेशन कभी देखिए? दीज आर एम्प्टी वर्ड्स। They can express complete meanings and sense. They can express complete emotions and feelings in themselves, but they cannot be translated in any way. They can be interpreted, they can be explained, but they cannot be translated. That's why they are called the empty words, right? अच्छा जी, बहरहाल हम बात शुरू करेंगे नाउन से। तो ये तीन ग्रुप्स होते हैं भाई। अब अगर सीक्वेंस सही लिखोगे, सही सीक्वेंस रखोगे तो तीन ग्रुप बनेंगे। सीक्वेंस बिगाड़ दोगे तो ग्रुप बन ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो इनका सीक्वेंस भी स्पेसिफिक है, इस सीक्वेंस को कभी मत बिगड़ने देना। ठीक है, अब आइए जरा वन बाय वन हर वर्ड क्लास को डिफाइन करते हैं। ठीक, नाउन ग्रुप में से हम सबसे पहले लेंगे नाउन को। व्हाट इज अ नाउन? डेफिनिशन क्या है? तो डेफिनिशन जल्दी से बताइए, सबको आती होगी, जो किताबों में लिखी है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लफ्ज पर लफ्ज याद है, हिल हिल के याद की है, रट्टा लगा लगा के याद की, झूम झूम के याद की है। जल्दी से बताओ। नेम ऑफ एनीथिंग, ये कहा है सैयद साहब ने, हैदर कह रहे हैं नेम, नाउन इज नेम, वेरी गुड। निम, नाउन, नेम, वेरी गुड, पिछली क्लास में बताया था मैंने, एक्सीलेंट। ओरिएंटेशन क्लास में बताया था।
ओरिएंटेशन क्लास मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, इसलिए मैंने क्लासरूम में ऐड नहीं की। वेरी गुड, नेमिंग वर्ड। अब जरा गौर से देखो, जो डेफिनेशन बचपन से रटाई गई है वो ये है, नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animal, or a thing. अहमद, कराची, डॉग, पेन। एग्जाम्पल भी यही, ठीक है ना। अब किसी ने कहा नेमिंग वर्ड, किसी ने कहा नेम, किसी ने कहा नेम ऑफ एनीथिंग, किसी ने कहा नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, है ना। अब मेरा सवाल सुनिएगा, ये जो मेरे हाथ में है पेन, कलम, क्या ये नाउन है? जल्दी बताइए, 5 सेकंड है जवाब के लिए, जल्दी जवाब दीजिए। एक जवाब आ गया है, एक जवाब आया, यस यस इट इज नाउन, यस इट इज नाउन, यस यस। मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर यस। तो कुछ ने, हाँ, इट इज नेम, क्या ये नेम है? क्या ये थिंग है या नेम ऑफ अ थिंग है? अब बताइए। नाउन की डेफिनेशन क्या ये थी कि नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग? तो फिर तो मैं भी नाउन हूं, आप भी नाउन है, ये कैमरा भी नाउन है, ये लैपटॉप भी नाउन है, ये फैन भी नाउन है, ये पेन भी नाउन है, फिर तो सारी दुनिया नाउन है। डेफिनेशन ये थी ही नहीं। डेफिनेशन थी नाउन इज द नेम ऑफ। सबसे अहम अल्फाज ये थे, अ पर्सन इज नॉट अ नाउन, आई एम नॉट अ नाउन, यू आर नॉट अ नाउन, नथिंग इज नाउन, नाउन इज जस्ट अ वर्ड, एक लफ्ज है जो सिर्फ लिखा और पढ़ा जा सकता है, बोला और सुना जा सकता है। अब देखिए, जैसे मैंने ये वर्ड लिख दिया, आपने कहा सर पेन चाहिए, मैंने कहा ये रहा ले जाओ, तो आप ये ले जा सकते हैं? नहीं। आप कहेंगे सर ये वर्ड नहीं चाहिए, पेन चाहिए। यू आर आस्किंग मी फॉर अ थिंग, नॉट अ वर्ड। दिस इज द थिंग विच इज कॉल्ड पेन। इन दोनों में से नाउन क्या है? जो नेम है वो ये है, जो थिंग है वो ये है, और जो डेफिनेशन है वो ऊपर लिखी है, द नेम ऑफ अ थिंग, या सिर्फ थिंग। अब फैसला कीजिए, ये पेन नाउन है या नहीं है? अब बताओ। तो अब सब कहेंगे कि नो, दिस इज नॉट अ नाउन। क्या आप नाउन है? आप कहेंगे नो। क्या मैं नाउन हूं? नहीं। नथिंग इज नाउन, दिस वर्ड इज अ नाउन। तो नाउन इज अ वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। जब हम वर्ड कह रहे हैं तो ये वर्ड तो नहीं है, मैं वर्ड तो नहीं हूं, आप वर्ड तो नहीं। तो हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी बचपन में, अब मटेरियल और नॉन मटेरियल नाउन आगे चलकर देखेंगे। अभी मैं टाइप्स ऑफ नाउन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। मैंने कहा ना जीरो से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितनी जीरो से स्टार्ट किया है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट द आइडिया टुडे। डेफिनेशन पढ़ी थी बचपन में, समझ में आई है आज। ये होता है, ये कोई मेरा कमाल नहीं है भाई, ठीक है ना, न ये आपकी कोई कमजोरी है। जाहिर है बहुत से स्टूडेंट्स को मेरे यूट्यूब चैनल के जरिए पता चल चुका था, उन्होंने झट से जवाब दे दिया कि दिस पेन इज नॉट अ नाउन। या जिनको टीचर्स अच्छे मिले उनके इंस्टीट्यूट्स में, उन्होंने उनको समझाया होगा। सलाम है उन टीचर्स को। अच्छा टीचर मिल जाना भी बड़ी खुशबख्ती की अलामत होता है। आज आपको पता चला कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ अ
thing or person. The noun is the name of someone or something. नाउन किसी का नाम है, अब वो कोई भी हो सकता है, पर्सन भी, प्लेस भी, एनिमल भी, थिंग भी, और इन सब चीजों का क्रिएटर भी, उसका भी तो एक नाम है ना। ठीक, तो नाम महज एक लफ्ज है। मैं नाम नहीं हूं, आप नाम नहीं हो। ठीक, आज हमने ये समझा कि नाउन होता क्या है। तसल्ली से बैठिए, ये 3 महीने का कोर्स है, 3 महीने में खत्म नहीं होगा, 5-6 महीने लग जाएंगे, फी आपको सिर्फ 3 महीने की देनी है। चलूंगा मैं इसी रफ्तार से, डिटेल में हर चीज समझा समझा कर। लेकिन एक दफा आपने अगर समझ लिया सब कुछ, तो ये चैलेंज है कि आपको दोबारा इंग्लिश ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहेंगे सर आगे चलें, आगे एक समंदर है, एक दुनिया है। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले तो। ठीक भाई, अब देखिए, हमने नाउन को डिफाइन कर लिया। मजीद इस पर यूट्यूब पर भी मैंने अपने लेक्चर में डिटेल बताई है। हो सकता है मैं ये लेक्चर भी यूट्यूब पर अपलोड करूं, ताकि जो लोग उस लेक्चर तक नहीं पहुंच पा रहे वो इस लेक्चर से बात समझ जाएंगे, और उनको पता चलेगा कि हम फाउंडेशन वाकई फाउंडेशन से कर रहे हैं। देखो, फाउंडेशन का मतलब क्या है? बुनियाद। अगर बुनियाद गहरी होगी तो इमारत बुलंद होगी। बुनियाद ही सतही है तो इमारत कैसे खड़ी होगी? गिर जाएगी इमारत। मैं डेप्थ में क्यों जाता हूं एक एक मामूली चीज की? क्योंकि मुझे फाउंडेशन गहरी बनानी है। वी हैव टू ले द फाउंडेशन डीप, as deeper as possible. But if the foundation is not deep, then you cannot erect any building upon it. That will fall down very soon. And that's why we are unable to learn English correctly, because we have a lot of mistakes in our basic grammar and usage. So first of all, you have to correct all these mistakes. Your basics should be strong, and then go ahead towards the advance. मेरी कोशिश है कि मैं कोई एक नुक्ता भी ना छोड़ूं। अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिलाएंगे, सर फला टॉपिक हमने सुना था इसमें आता है, वो आपने नहीं पढ़ाया। फरमाइशें भी पूरी करूंगा, आप टॉपिक आप बताएंगे। ठीक, बस रेलेवेंट होना चाहिए। तो नाउन की टाइप्स करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। कल क्लास होगी इंशाल्लाह। टुडे इज ट्यूसडे एंड टुमारो इज वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये क्लास रेगुलर होगी। और देख लीजिए हमने कहाँ से स्टार्ट किया। तो जो लोग ये समझते ना कि हमें तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, हम क्या करेंगे भाई, वो आ जाए एडमिशन ले लें। ये लाइव क्लास है, आप टाइप करके मैसेज पे क्वेश्चन भेजेंगे कमेंट में, मैं जवाब दूंगा। और या वो क्वेश्चन संभाल के रखें, और वीकली और बाई वीकली मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा यूट्यूब पर, क्वेश्चन एंड आंसर की पब्लिक करूंगा उसे। पूरे पाकिस्तान से लोग क्वेश्चंस पूछते हैं उससे मुझसे, और लोगों ने देखा है 2-2 घंटे की लाइव स्ट्रीम की है मैंने, और उसमें लोगों ने बड़े मुश्किल सवाल भी पूछे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके जवाब दिए मैंने। इसलिए नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं पहला जुमला ये कहता हूँ उसमें लाइव स्ट्रीम में कि भाई जो मुझे नहीं आता होगा मैं कह दूंगा कि मुझे नहीं आता, जो आता होगा वो बता दूंगा, क्योंकि मैं तालिबे इल्म हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ। लिहाजा अल्लाह का शुक्र है कि जो सवालात पूछे गए वो सारे वो थे जो मुझे आते थे। ठीक है, लाइव स्ट्रीम से मैं काफी पहले यूट्यूब पर अनाउंस कर देता हूँ कि फलां दिन इतने बजे लाइव स्ट्रीम होगी। वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर भी हैं तो। वैसे मैं लाइव स्ट्रीम से 1 घंटे पहले ग्रुप पर भी अनाउंस कर देता हूँ कि मैं लाइव आ रहा हूँ यूट्यूब पर, और वो यूट्यूब पर क्लास होती है। आप वीडियो कॉल पर आते हैं और ऑडियो वीडियो के साथ मेरे सामने बैठते हैं, हम कलाम होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, बहस मुबाहिसा होता है, सीखते हैं। मैं भी सीखता हूँ आपसे, आप सीखते हैं मुझसे। तो इस क्लास में वो सिलसिला भी शामिल है। ठीक है, अपने कुर्ब जवार के लोगों को बताइए
और इस क्लास की पब्लिसिटी, जाहिर है हमारी पब्लिसिटी आप लोग होते हैं, हमारी पब्लिसिटी को हम टेलीविजन पे तो आते नहीं है, हमारा हमारी पब्लिसिटी आप लोग होते हैं। जो वर्ड ऑफ माउथ है ना, जब स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट से कहता है कि यार मैं नवेद नकवी से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जरा देखो एक लेक्चर, तुम्हें मजा आ जाएगा, वो पब्लिसिटी ज्यादा इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू एफबी और व्हाट्सएप एक्सेट्रा। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि इस क्लास को और बनाइए। अभी आज माशाल्लाह वैसे एडमिशंस इसमें 30 के करीब हो गए हैं, आज पार्टिसिपेंट्स भी 18 के करीब हैं माशाल्लाह से। इंशाल्लाह तादाद बढ़ेगी, क्लास भर के होगी, मजा आएगा। ठीक, कल की क्लास होगी जिसमें हम प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन पे आप भी स्टडी करके आइएगा, प्रोनाउन की डेफिनेशन पर, टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, डेफिनेशंस पर। और डेफिनेशन के बाद फिर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन कर लेने के बाद फिर हम नाउन की टाइप्स पर आएंगे, फिर प्रोनाउन की, फिर एडजेक्टिव्स की, फिर हम जाएंगे वर्ब पर। इतनी आसानी से वर्ब पर नहीं पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। आज के लिए इजाजत दीजिए नवेद नकवी को। थैंक यू वेरी मच। अपना फीडबैक मुझे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कीजिए, आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक, शाद रहें, आबाद रहें।